राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के नामकरण के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों की ओर संकेत किया है तथा अपने अपने विचारों से नामकरण किया है। उन सभी मतों को हम यहाँ पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और आदिकाल नाम के प्रचलन की महत्ता को जानेंगे। प्रथम विद्वान है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि कविवृत्त संग्रहों में काल विभाजन और नामकरण की ओर संकेत तक नहीं मिलता। ग्रियर्सन ने ही इस दिशा में पहला संकेत दिया है। यहाँ तक कि फ्रेंच विद्वान गार्सा द तौसी ने भी अपने साहित्य में इतिहास में नामकरण और काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। तौसी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसमें भी काल विभाजन और नामकरण का प्रयत्न नहीं किया गया। शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवसिंह सरोज में भी प्रथम बार बहुत सारे कवियों का परिचय तो दिया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की दिशा में वे नहीं बढ़ पाए। काल विभाजन करके उसका समुचित नामकरण करने का पहला प्रयास करने वाले ग्रियर्सन ही हैं, जिन्होंने प्रारंभिक काल की सीमाएं सन 643 ईस्वी से स्वीकार करते हुए इस काल का नाम चारण काल दिया है। यद्यपि चारणों की रचनाएं 1000 ईस्वी के पश्चात ही उपलब्ध होती हैं। मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में इस कालखंड को 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक प्रारंभिक काल नाम दिया है, जो एक सामान्य नाम है। इस नाम के पीछे मिश्र बंधुओं ने कोई आधार नहीं बताया है। इस नामकरण के पीछे हिंदी भाषा को उन्होंने अवश्य ध्यान में रखा है। इसीलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी, जिसकी अवधि 643 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक है, चंद पूर्व की हिंदी, जिसकी अवधि 643 से 1143 ईस्वी तक है, रासोकाल, जिसकी अवधि 1143 ईस्वी से 1290 तक मानी गई है, उत्तर आरंभिक हिंदी, जिसकी अवधि 1291 से 1387 ईस्वी तक मानी है, आदि नाम दिए हैं। किंतु इन नामों से आदिकाल के लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं निकलता। वर्तमान में स्वीकृत आदिकाल के नाम की छाया हम चाहें तो प्रारंभिक काल में देख सकते हैं। यो मिश्र बंधुओं ने यह नाम सहज स्वाभाविक तौर पर ही रखा था। इसके पीछे उनका कोई सुनिश्चित आधार नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम का प्रयोग किया है और उसकी पूर्वापर सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक स्वीकार की है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में आधारभूत चिंतन प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि मुंज और भोज के समय में तो ऐसा अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी नहीं पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे।
यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि जनता की चित्तवृत्तियों और कवियों की मनोवृत्तियों के आधार पर ही शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल किया है। इसमें कुछ सच्चाई तथा तर्क का आधार होते हुए भी इसकी परिधि संकीर्ण रह जाती है। इस नामकरण के कारण 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ बहुत सारा साहित्य छूट जाता है। भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य कहकर उसका बहिष्कार किया हो, किंतु वह साहित्य हिंदी साहित्य का अविभाज्य अंग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल कहा है। यह नाम भी भ्रमोत्पादक है। ऐसा लगता है मानो हिंदी साहित्य का प्रारंभ ही यहाँ से हुआ हो, जबकि सत्य यह है कि यह साहित्य एक चली आई परंपरा का विकास मात्र है। इस काल के कवि साहित्यकार कोई नौसिखिया नहीं थे, अपितु उनकी कला प्रौढ़ और विकसित है। अतः ऐसा नाम साहित्य की परंपरा और इतिहास को नकारने का ही प्रयत्न लगता है। अगले विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में संवत 1000 विक्रम से विक्रम संवत 1375 तक के काल को ग्रियर्सन के समान चारण काल नाम दिया है। उनकी मान्यता है कि इस काल के अधिकांश कवि चारण थे। डॉक्टर वर्मा ने इस आधार पर इस काल को चारण काल नाम दिया है, जबकि इस काल के कवियों में चारण कवियों की संख्या नगण्य है। स्वयं डॉक्टर वर्मा ने अपने ग्रंथ में चारण कवियों का विवरण नहीं दिया है। इससे स्पष्ट है कि चारण काल नाम भ्रामक, अनुपयुक्त और असंगत है। राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत युग नाम से परिचित कराया है। वे इस काल की पूर्वापर सीमाएं 8वीं शती से 13वीं शती तक मानते हैं। उनकी दृष्टि में इस काल में सिद्धों की वाणियां और सामंतों की स्तुतियां, ये ही दो प्रवृत्तियां प्रमुख थी। सिद्धों की वाणियां निवृत्ति मूलक, रुक्ष और उपदेश मूलक है, जिसमें जैन कवियों की आध्यात्मिकता और धार्मिकता को नहीं मिलाया जा सकता। सिद्ध सामंत युग नाम से भी इस काल के साहित्य का व्यापक बोध नहीं होता है। राहुल जी ने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही बताया है, जो तर्कपूर्ण दृष्टि से सिद्ध नहीं होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम से सहमति नहीं व्यक्त की। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानते हैं, और जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने धार्मिक और सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया था, द्विवेदी जी उन्हें महत्वपूर्ण स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी की मान्यता सर्वमान्यता नहीं हो सकती। यदि धार्मिक रचनाओं में साहित्य के तत्व नहीं हो सकते, तो हिंदी का समस्त भक्ति काल हिंदी साहित्य से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि उस काव्य का धर्म से सीधा संबंध है। इसलिए आचार्य द्विवेदी की दृष्टि में वीर गाथाओं से इतर काव्य भी जनता की चित्तवृत्ति का परिचायक है, जिसकी इस काल के साहित्य का नामकरण करते समय उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर साहित्य के किसी कालखंड का नामकरण उचित नहीं समझते, और मिश्र बंधुओं द्वारा स्थापित प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से प्रचलित करने के पक्षधर हैं। उनका कथन है, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है, और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावोत्पन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है, जो कि ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग, सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इन धारणाओं से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि इस काल के लिए प्रस्तुत किए गए अनेक नामों में से आदिकाल अधिक संगत और सर्वस्वीकृत नाम हो सकता है। सभी इतिहासकारों ने आदिकाल नाम को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। इस नाम के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, चिंतन, शिल्प, दृष्टि आदि से संबंधित अनेक गुत्थियां सुलझ जाती है।
इस नाम से हिंदी के विशाल साहित्य भंडार को आधार प्राप्त होने का बोध भी होता है। इस प्रकार हमने देखा कि आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। धन्यवाद।